नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो आज हम 12th NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेज यानी आव्यूह पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं और आज ये इसकी बेसिक क्लास होगी। तो आज हम आव्यूह के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस क्लास का पूरा बेसिक पढ़ लिया और ये क्लास अच्छी तरह से देख ली तो आप इस एक्सरसाइज में आने वाले सभी क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले तो हम आव्यूह के बारे में जानते हैं कि आव्यूह होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम आव्यूह की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, तो साथियों संख्याओं अथवा परिभाषा में लिखते हैं संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। साथियों परिभाषा कहती है संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर संख्याओं का मतलब है कि वास्तविक अथवा काल्पनिक कोई भी संख्याएं हम इस आव्यूह में ले सकते हैं। तो साथियों इसमें एक और जानने वाली बात है कि आव्यूह को दर्शाने वाला जो भी सिंबल होता है उसे हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। यानी आव्यूह को आप दर्शाने के लिए किसी भी लेटर का ABCD के किसी भी लेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए, जैसे ABC लाइक आगे। मतलब कहने का ये है कि वो अक्षर कैपिटल ही होना चाहिए। और आव्यूह के अंदर आने वाले सभी अवयव स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, जैसे ABC आगे ऐसे ही। तो चलो हम आपको एक उदाहरण देके समझा देते हैं। मान लीजिए कोई A आव्यूह है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे और ABCD इस प्रकार आप दर्शा सकते हो। इसमें अब आने वाले जो भी अवयव हैं वो स्मॉल लेटर में है और A के बराबर ये जिससे हम दर्शा रहे हैं वो कैपिटल लेटर है। तो चलिए एक और ले लेते हैं V। इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं, X Y Z K कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए आव्यूह के बारे में हम और अच्छे से जानते हैं इसमें और क्या क्या होता है। तो चलिए ये 2/2 का आव्यूह है, ये भी 2/2 का आव्यूह है, दोनों 2/2 के आव्यूह हैं। अब ये 2/2 क्या होता है चलिए हम इसको भी जानेंगे अभी, लेकिन इसके बारे में अब हम जानते हैं। चलिए मैं कोई आव्यूह लिखता हूँ A और इसमें अवयव भी आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो। चलिए मैं रखता हूँ 5 6 0 4 2 1 2 3 5। अब ये एक आव्यूह लिखा गया है तो इसमें जो ऐसे ये तिरछी लाइन बनी हुई है इसको हम बोलते हैं रो। रो का मतलब होता है पंक्ति। तो साथियों ये पहली रो है इसलिए इसको हम R1 कहेंगे और ये हमारी दूसरी पंक्ति है, ये वाली, ये पहली है, ये दूसरी है इसलिए इसे R2 कहेंगे और ये हमारी तीसरी पंक्ति है इसलिए हम इसे R3 कहेंगे। इसलिए और ये हो गई आपकी R1, ये आपकी R2 और ये है आपकी R3। तो चलिए अब आप पंक्ति के बारे में जान गए हैं और अब हम जानते हैं कॉलम के बारे में।
तो साथियों ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं इनको हम कहते हैं कॉलम। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। तो चलिए इनको देख लेते हैं। ये आपका C1 है क्योंकि ये पहला कॉलम है, और ये आपका C2 है ये वाला, और ये C2 और ये आपका C3। इसको हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। तो अब आपको कॉलम और पंक्ति समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा होता है। चलिए इससे आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसकी कोटि क्या होती है। चलिए आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। तो चलिए अगर मैं कोई ए आव्यूह लेता हूँ और उसमें मैं अवयव भी लिख देता हूँ, तो साथियों इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, और इसी प्रकार ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। तो आप इसमें देख रहे हो कि इसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही इसमें कॉलम है। तो इसलिए इसे हम 2x2 का आव्यूह कहेंगे। और साथियों एक विशेष बात और है, चलिए मैं एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि अगर मैं कोई भी आव्यूह लेता हूँ 3 2 1 3 0 4, यहाँ इसकी जो कोटि होगी वो किस प्रकार होगी चलिए देखते हैं। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, और ये जो आपका है ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। तो इसमें सबसे पहले कोटि लिखने के लिए हम इसमें जो जितनी इसमें पंक्ति होगी यानी रो होंगी उसको पहले लिखेंगे, और ये जो कॉलम है इनकी संख्याओं को बाद में लिखेंगे। साथियों ये आपका सही है, और अगर हम इसे 2 को पहले लिखते हैं और 3 को बाद में लिखते हैं तो ये कोटि आपकी गलत हो जाएगी। और वो क्यों हो जाएगी तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। साथियों इस आव्यूह में आप कोई भी आव्यूह ले सकते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। मैंने एक सी आव्यूह लिया, और ये जो आव्यूह होते हैं इनके अंदर जो अवयव होते हैं उनके नाम देखते हैं हम कि उनका कोई नाम भी होता है और वो किस प्रकार होता है। चलिए हम देखते हैं। तो वो मैं समझाता हूँ आपको किस किस प्रकार होता है। अगर पहले आव्यूह का मैं नाम दूँ तो वो होगा A11, दूसरे का होगा A12 और तीसरे का होगा A13। इसी प्रकार यहाँ होगा A21 A22 A23, और यहाँ होगा A31 A32 A33। तो साथियों इसमें इन नामों को कैसे हम समझेंगे तो चलिए समझते हैं कि ये जो पहला अवयव है इसका मतलब है जो यहाँ पे पहला वन लिखा हुआ है इसका मतलब है ये पहली पंक्ति का, और दूसरे वन का मतलब है पहला अवयव। इसी प्रकार यहाँ पे इस 1 2 का क्या मतलब है कि ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। इसी प्रकार यहाँ पर है इस वन का मतलब है पहली रो का यानी पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। इसी प्रकार सभी के ये नामकरण हैं। आप किसी भी अवयव को देखेंगे अगर उसमें पहले 2 लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि ये दूसरी रो का दूसरा अवयव है। अगर हम यहाँ देखें तो तीसरी रो का तीसरा अवयव है, यहाँ देखें तो तीसरी रो का दूसरा अवयव है। तो साथियों यहाँ पर जो पहले जो अक्षर लिखा हुआ है, पहले जो अंक लिखा हुआ है 1 2 3, इनका मतलब है पंक्ति से यानी रो से, और बाद में लिखा हुआ है उसका अवयव का वो नाम है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो 3 × 2 है वो सही है, यानी पहले यहाँ पर पंक्ति को दर्शाया गया है इसलिए अवयव में भी पंक्ति को ही दर्शाया गया है। अगर हम यहाँ पे 2 × 3 करेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो पहला नाम होता है वो पंक्ति का होता है और दूसरा नाम वो अवयव का होता है। तो साथियों अब आपकी समझ में आ गया होगा ये आपका गलत है। चलिए हम इससे आगे अब समझते हैं आव्यूह के प्रकार कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आव्यूह के
प्रकार। तो साथियों चलो देखते हैं नंबर वन पे आपका होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। तो साथियों स्तंभ आव्यूह जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। तो 1 2 4 ये आपका एक स्तंभ आव्यूह है और इसकी कोटि भी लिखेंगे। तो साथियों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका R1 है और ये इसका R2 है और ये इसका R3 है और ये इसका C1 है। तो साथियों जो इसका कोटि होगा वो 3 × 1 होगा और हम देखते ही हमको पता कोटि को देखते ही पता चल जाएगा कि ये एक स्तंभ आव्यूह है। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं। तो इसी प्रकार होता है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह साथियों इसमें भी हमें नाम से ही पता चलता है कि पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि अगर A बराबर कोई आव्यूह है इसमें 2 3 0 1 तो इस प्रकार से ये लिखा गया है। तो ये एक पंक्ति आव्यूह है क्योंकि इसमें साथियों एक ही पंक्ति है, एक ही रो है और इसमें कॉलमों की संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो साथियों हमें केवल पंक्ति से मतलब है, कॉलम इसमें कितने भी हो सकते हैं। इसकी जो कोटि है वो 1/, अभी तो यहाँ पर 4 है, 1/3 1/ कुछ भी हो सकती है, लेकिन साथियों हमें पंक्ति से मतलब है, इसमें पंक्ति एक है तो ये एक पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है हमारा वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो साथियों जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आप जानते हो कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ दोनों की संख्याएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कोई A आव्यूह है और 2 4 4 5 2 ये आपका एक आव्यूह है। तो इसमें आप देख रहे हो इसमें पंक्ति 2 है और इसमें कॉलम भी 2 है। तो इसका जो कोटि है, इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है। तो ये एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा। साथियों ये 3/3 3/3 का भी हो सकता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 0 2 5 1 1 2 6। तो साथियों यहाँ पर जो आप इसका कोटि देख रहे हो इसमें देखिए ये 3 कॉलम हैं और 3 ही रो हैं। तो ये 3/3 का आव्यूह है। तो चलिए इससे आगे नेक्स्ट तो चलिए इसका अगला नंबर देखते हैं। ये होता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। तो साथियों ये हम आपको टाइप इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभार एक नंबर में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए हम विकर्ण आव्यूह को समझते हैं। तो एक ऐसा आव्यूह, साथियों विकर्ण आव्यूह की परिभाषा आप देख लो कि एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव उसके शून्य होते हैं उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो चलिए एक आव्यूह ले लेते हैं कोई भी A 2 0 0 0 1 0 0 0 √2। तो साथियों आप देख रहे हो कि इसका जो विकर्ण है उसको छोड़कर अन्य सभी अवयव इसके शून्य हैं। तो इसे हम एक विकर्ण आव्यूह का नाम देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 5 पे आपका होता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। तो चलिए अदिश आव्यूह को देख लेते हैं। तो साथियों इस आव्यूह में और विकर्ण आव्यूह में एक ही अंतर होता है कि यहाँ आपने देखा कि
इसके विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। इसी प्रकार अदिश आव्यूह में भी इसके विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, लेकिन इसके जो विकर्ण के सभी अवयव होते हैं वो समान होते हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसके विकर्ण के सभी अवयव समान हैं और अन्य सभी अवयव इसके शून्य हैं। तो इसे हम एक अदिश आव्यूह कहेंगे। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं नंबर 6 पे हम देखते हैं तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह साथियों इसका एक दूसरा नाम इकाई आव्यूह होता है या इकाई आव्यूह। साथियों ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लें, ये आपकी एक्सरसाइज में करने में सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो चलिए देखते हैं साथियों। तत्समक आव्यूह को इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, इसलिए इसको जो डिनोट करते हैं हम आई से दर्शाते हैं इसे। और साथियों इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो इसके विकर्ण के सभी अवयव 1 1 तथा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। देखिए चलिए देखते हैं 0 1। तो साथियों हमने यहाँ पर देखा कि इसका जो विकर्ण है उसके सभी अवयव 1 1 हैं, अन्य सभी अवयव इसके शून्य हैं। तो इसे हम तत्समक आव्यूह यानी इकाई आव्यूह कहेंगे। साथियों ये एक 2x2 का तत्समक आव्यूह है। इसका एक 3x3 का भी देख लेते हैं। जैसे ही हमें सवाल क्वेश्चन में ज़रूरत होती है हम उस हिसाब से इसको लिखते हैं। तो 3x3 का कुछ इस तरह का होता है, तो उसमें समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पे आप देख रहे हो कि विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हैं और विकर्ण के सभी अवयव 1 1 हैं। तो साथियों आप इन तीनों अवयवों को, इन तीनों मैट्रिक्स को आप देख रहे हो, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और तत्समक आव्यूह। तो साथियों इसमें आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो विकर्ण आव्यूह होता है उसके भी विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, बल्कि और जो इसका विकर्ण है उसके सभी अवयव अलग अलग होते हैं। और अदिश आव्यूह में क्या होता है, उसके विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, लेकिन जो विकर्ण के अवयव हैं वो सभी समान होते हैं। और इसी प्रकार जो तत्समक आव्यूह होता है उसमें सभी अवयव, विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं और विकर्ण के सभी अवयव 1 1 होते हैं। तो साथियों इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसलिए हमने आपको ये करा दिया है। चलिए 2 टाइप के और हम आपको बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। एक होता है शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। तो जैसा कि साथियों आपको नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। तो चलिए इसमें आपको समझने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला नंबर देखते हैं। तो अगला नंबर है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह तो साथियों इसमें भी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसा आप एक देख सकते हो कि मान लीजिए कोई ए आव्यूह है, तो इसमें 2 1 3 4 2 1। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो कॉलमों की संख्या है, स्तंभों की संख्या है वो ज़्यादा है और पंक्तियों की संख्या कम है। तो यहाँ पर जो कॉलमों की संख्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए और जो पंक्तियों की संख्या है वो कम होनी चाहिए। तो हम उसे स्तंभ आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। और इसका जो आप इसका ऑर्डर भी लिख सकते हो तो वो होगा 2/3। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कम है और कॉलमों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं।
ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो साथियों ये उसके विपरीत होता है, इसमें कॉलमों की संख्या ज़्यादा होती है और ऊर्ध्वाधर आव्यूह में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है स्तंभों की संख्या से, उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि कोई भी ए आव्यूह है जो 1 2 3 -1 2 5। तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हो कि इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो 3 है और स्तंभों की संख्या इसमें 2 है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 हो गया। तो इसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है, कॉलमों की संख्या थे। तो साथियों आज हमने इसकी बेसिक क्लास में आपको जो भी समझाया है आप वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे अगली क्लास में साथियों हम आपको आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनको घटाया जाता है और कैसे उनका गुणनफल किया जाता है, उसकी क्लास हम आपको देंगे। तो साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। तो साथियों हमें बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाकर, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, और कोई भी अगर आपको परेशानी कोई भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।